हाँ जी, नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूँ अरुण, आप देख रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण। स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, मस्त हैं। आई होप आप अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे हैं, अपना अध्ययन जो है आपका जारी है। तो शिक्षा मनोविज्ञान विषय का अपन अध्ययन कर रहे हैं। इस विषय के अंतर्गत जो है विद्यार्थियों, बुद्धि टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं और बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा हमने कर ली है। लगभग 4 से 5 सिद्धांत अपन ने पढ़ लिए हैं। तो आइए बिना समय गंवाए आगे के सिद्धांत अपन पढ़ते हैं। तो आज का जो विद्यार्थियों अपना सिद्धांत है, 6 नंबर का सिद्धांत है बुद्धि का। और बुद्धि के 6 नंबर का सिद्धांत लिखेंगे विद्यार्थियों अपन, पदानुक्रम का सिद्धांत। पदानुक्रम का सिद्धांत। पदानुक्रम का सिद्धांत विद्यार्थियों, इसी को जो है विद्यार्थियों आपके क्रमिक बुद्धि का सिद्धांत भी जो है कहा जाता है। तो आप ये भी लिख लेंगे, क्रमिक बुद्धि का सिद्धांत। इसको क्रमिक बुद्धि का सिद्धांत भी जो है वो कहा जाता है। पदानुक्रम के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। प्रवर्तक का लिखेंगे विद्यार्थियों, प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक की बात करें तो इस सिद्धांत के प्रवर्तक जो हैं वो है विद्यार्थियों सिरिल बर्ट व फिलिप वर्नन। सिरिल बर्ट और फिलिप वर्नन। सिरिल बर्ट और फिलिप वर्नन नाम के जो विद्वान हैं, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था विद्यार्थियों। और इस सिद्धांत के अंतर्गत जो है इन्होंने बुद्धि के एक पदानुक्रम की बात कही है। 1965 में दिया हुआ सिद्धांत है ये, काफी बाद में इन्होंने सिद्धांत दिया है ये। 1965 में सिद्धांत दिया, इससे पहले कई सारे सिद्धांत दिए जा चुके हैं बुद्धि के। तो इस सिद्धांत में जो है विद्यार्थियों पदानुक्रम की बात कही गई है। यानी कि इन्होंने कहा है कि व्यक्ति की जो मानसिक योग्यताएं होती है, व्यक्ति की जो मानवीय योग्यताएं हैं, मानसिक योग्यताएं हैं, वो एक क्रम के रूप में क्या होती है, व्यवस्थित होती है। और क्रमानुसार रूप से ही जो है व्यक्ति उन योग्यताओं के आधार पर ही अपने किसी कार्य को कंप्लीट करता है, किसी समस्या का क्या करता है, वो समाधान करता है। और इन्होंने सिरिल बर्ट ने जो अपना ये सिद्धांत दिया है, इस सिद्धांत में इन्होंने जो जनरल फैक्टर है, अपने स्पीरमैन का सिद्धांत पढ़ा था बुद्धि का द्वितत्व का सिद्धांत अपन ने पढ़ा था, चार्ल्स स्पीरमैन का, जिन्होंने बुद्धि के 2 तत्व बताए थे, आपको याद होंगे। पहला तत्व था कौन सा? जनरल फैक्टर, सामान्य कारक। और दूसरा था विशिष्ट कारक या फिर स्पेशल फैक्टर। ठीक है। तो ये जो सिरिल बर्ट है, ये जनरल फैक्टर को यानी सामान्य कारक को ज्यादा महत्व देते हैं। तो ये आप लिखना कि इस सिद्धांत में सामान्य कारक को अधिक महत्व दिया गया है। सामान्य कारक यानी जनरल फैक्टर, सामान्य कारक को अधिक महत्व दिया गया है, अधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, सामान्य कारक को इन्होंने अधिक महत्व दिया है। और जो स्पेशल फैक्टर होते हैं उनको इन्होंने ज्यादा महत्व नहीं दिया है, उनको इन्होंने जो है निचले स्तर पे रखा है। ठीक है ना। तो जी कारक को इन्होंने जो है महत्वपूर्ण माना है विद्यार्थियों, ये आपको ध्यान रखना है। जो जी कारक है, जो जी फैक्टर है, इसको इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। अब कोई नए विद्यार्थी है जिन्होंने अभी केवल यही वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, पहले बुद्धि के सिद्धांतों से संबंधित 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो वीडियो जाकर के आप देखें। वो वीडियो आप देखेंगे, उसमें जो सिद्धांत आप पढ़ेंगे, उनसे ही जुड़े हुए सिद्धांत हम आगे की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले उन वीडियोस को देख ले, ताकि इन वीडियो में जो सिद्धांत दिए गए हैं उनको समझने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है ना। तो ये जी फैक्टर, एस फैक्टर, ये आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि क्या है ये, तो वहां जाकर देख ले आप, तो आपको मालूम चल जाएगा जी फैक्टर और एस फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो जी फैक्टर को इन्होंने ज्यादा महत्व दिया है। पदानुक्रम की बात करते हैं विद्यार्थियों। पदानुक्रम का मतलब है कि क्रमिक रूप से जब व्यक्ति के सामने जब कोई समस्या आती है, तो वो क्रमिक रूप से उसका समाधान करता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके सामने मान लीजिए जब कोई समस्या आती है, तो सामान्य तौर पर आप क्या है, उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करते हो। ऐसा नहीं है कि आप अपनी विशिष्ट ताकत को ही पहले लगाना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। आप सामान्य तौर पर उस प्रॉब्लम को, उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हो। जैसे मान लीजिए आपके घर में टीवी खराब हो गई, टीवी चल नहीं रही है। तो टीवी चल नहीं रही है, तो ऐसा नहीं है कि आप टीवी चल नहीं रही है तो उस टीवी को उतारा आपने और पेचकस से और उसको सीधा खोल के और अंदर उसको देखने लग गए कि अंदर कहाँ खराबी आ गई है, उसकी प्लेटें वगैरह, उसका मदरबोर्ड आप चेक करने लग गए कि कहाँ फॉल्ट है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करता कोई भी। सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप ये देखते हैं कि एक्चुअल में इस टीवी को पावर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है।
तो उसकी पावर प्लग को चेक करते हैं, घर में जो पावर का जो प्लग है उसमें पावर आ रही है कि नहीं आ रही है, या उस पावर का स्विच तो कहीं खराब नहीं हो गया है। उसके बाद में टीवी के जो केबल लगी हुई है पावर वाली, कहीं वो पावर की केबल तो खराब नहीं हो गई है। उसके बाद में टीवी का जो बटन है पावर का, कहीं वो तो खराब नहीं हो गया है। वो सब चीज़ें सही है, उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, है ना? ऐसा नहीं होता कि आप सीधा ही जो टीवी को खोलने बैठ गए। तो कहने का मतलब है, सिल्वर्ट यही कह रहे हैं कि जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है, तो उस समस्या का हल जो होता है, वो क्रमिक रूप से करता है और अपनी योग्यताओं को क्रमिक रूप से, उसके पास जो मानसिक योग्यताएँ होती है, मानवीय योग्यताएँ होती है, उनको क्रमिक रूप से वो काम में लेता है। तो इसी को इन्होंने क्या नाम दिया विद्यार्थियों? क्रमिक बुद्धि का सिद्धांत या पदानुक्रम का सिद्धांत इन्होंने कहा है। ठीक है? तो ये बात भी इसमें लिख लो। व्यक्ति की व्यक्ति व्यक्ति की व्यक्ति की मानसिक व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं को व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं को अधिक महत्व व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं को अधिक महत्व दिया है। ठीक है? व्यक्ति की मानसिक योग्यताएं जो है, उन्हें इस सिद्धांत के अंतर्गत जो है अधिक महत्व दिया गया है। बाकी ज़्यादा कुछ इस सिद्धांत में नहीं है, ज़्यादा प्रश्न इसमें से कोई आने का चांस भी नहीं रहता है। प्रश्न आता है तो यही आता है, या तो प्रश्न यहाँ से पूछ लेते हैं कि बुद्धि के पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया है, प्रवर्तक कौन है, तो सिल्बर्ट और वर्नन इसके प्रवर्तक मान जाते हैं विद्यार्थियों। उसके अलावा इसके अंदर ये पूछ सकते हैं कि बुद्धि के पदानुक्रम सिद्धांत में मुख्य जो कारक है वो क्या है, तो मुख्य कारक जो है विद्यार्थियों वो जी कारक है, उसको इन्होंने क्या माना है? मुख्य माना है। ठीक है? अगर अपन इसके डायग्राम की बात करें तो इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हैं इसका। ये इस तरह से जो है आप डायग्राम बना सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ ऊपर विद्यार्थियों ने किसको रखा है? सामान्य कारक को रखा है। सामान्य कारक का मतलब ऐसा कारक जिसके द्वारा हम सामान्य रूप से, हम नॉर्मली जो समस्याएं हमारे सामने आती है उनको हम हल करते हैं हमारी बुद्धि के द्वारा, वो सामान्य कारक हो गए। तो सामान्य कारक को इन्होंने सबसे ऊपर रखा है। उसके बाद में व्यक्ति की जो योग्यताएं हैं, विभिन्न योग्यताएं हैं, वो योग्यताएं विद्यार्थियों तकनीकी से संबंधित हो सकती है ना? वो प्रेक्षण से संबंधित हो सकती है, देख करके कोई निष्कर्ष निकालने से संबंधित हो सकती है। ठीक है? वो शिक्षण से संबंधित हो सकती है। ठीक है? तो इस तरह की जो योग्यताएं होती है व्यक्ति की, वो योग्यताओं के हिसाब से व्यक्ति जो है क्या करता है? क्रम के रूप में समस्याओं का समाधान करता है। और इन्होंने जो अपना एस कारक है विद्यार्थियों, उसको सबसे नीचे रखा है। एस कारक यानी स्पेशल फैक्टर जो है, उसको सबसे नीचे रखा है। जो व्यक्ति की विशिष्ट योग्यताएं हैं उनको सबसे नीचे रखा गया है। क्यों? क्योंकि जनरल कारक को, सामान्य कारक को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया है। ठीक है? चलिए, तो ये पदानुक्रम का सिद्धांत था, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और अब अपन आगे चलते हैं एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की तरफ। 6 सिद्धांत हो गए। 7वां सिद्धांत विद्यार्थियों अपना है, जो अब तक का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उस सिद्धांत के बारे में अपन पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों, और उस सिद्धांत का नाम है विद्यार्थियों त्रिआयामी सिद्धांत। त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत कहते हैं इसको त्रिविमीय सिद्धांत भी कहते हैं। इसी का नाम है विद्यार्थियों त्रिविमीय सिद्धांत। इसी सिद्धांत को जो है विद्यार्थियों संरचनावादी सिद्धांत भी कहते हैं। बुद्धि का संरचनावादी सिद्धांत, अगर प्रश्न आ जाए बुद्धि का संरचनावादी सिद्धांत, तो यही है संरचनावादी सिद्धांत। इसे विद्यार्थियों 3D मॉडल बुद्धि सिद्धांत भी जो है विद्यार्थियों इसी का नाम है। ठीक है? तो ये इसके कुछ उपनाम हैं, इस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। प्रवर्तक की बात करें तो जेपी गिलफोर्ड जो है विद्यार्थियों, वो इसके प्रवर्तक बन जाते हैं। प्रवर्तक की बात करें तो जेपी गिलफोर्ड जो है ये इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है? अब देखिए, इस सिद्धांत को त्रिविमीय सिद्धांत क्यों कहते हैं? सबसे पहले आपके माइंड में क्लिक होने वाली बात यही है, प्रश्न पहला आप यही होना चाहिए कि इसे त्रिआयामी, त्रिविमीय, संरचनावादी या 3D सिद्धांत क्यों कहते हैं। देखो, अपन ने पिछले वीडियो लेक्चर में स्पीयरमैन का त्रितत्व का सिद्धांत पढ़ा था, उससे इसको मत जोड़ना आप, ये अलग है उससे। वो त्रितत्व का सिद्धांत था, ये है अपना त्रिआयामी सिद्धांत या त्रिविमीय सिद्धांत।
ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये जानें कि त्रिआयामी का मतलब क्या है विद्यार्थियों। त्रिआयामी को ही अपन जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 3D बोलते हैं। 3D का मतलब क्या होता है, 3D का मतलब होता है विद्यार्थियों थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, थ्री डायमेंशन मतलब तीन सतह। इसको ही हिंदी में बोलते हैं त्रिआयामी, ठीक है ना। अंग्रेजी में बोलते हैं थ्री डायमेंशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं 3D, थ्री डायमेंशन। थ्री डायमेंशन का मतलब है त्रिआयामी। अब आपने नाम सुना होगा 3D, आपने बहुत बार सुना होगा कि पिक्चर कौन सी 3D पिक्चर है ये 3D पिक्चर है, 3D मूवी है भाई, ये हमें एकदम रियल दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि ये 3D है। तो 3D का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? 3D का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति वस्तु जिसके आपको तीन सतह दिखाई दे रही है, तीन सतह है उसकी आपको दिखाई दे रही है, वो 3D कहलाती है। एक 2D होती है, 2D। 2D का मतलब क्या है? टू डायमेंशनल, टू डायमेंशियन, है ना। स्पेलिंग गलत हो सकती है विद्यार्थियों, टू डायमेंशियन या टू डायमेंशनल, ठीक है ना। तो इंग्लिश में स्पेलिंग गलत हो सकती है मेरे से, सॉरी, थोड़ा आप ध्यान रखना। तो टू डायमेंशनल यानी कि द्विविमीय। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में बोलेंगे इसको द्विविमीय, द्विविमीय बोलेंगे। यहाँ पर देखो त्रिविमीय है, त्रिविमीय, हिंदी में इसको बोलेंगे 2D को द्विविमीय। अब ये होती क्या है ये समझना जरूरी है आपको। देखिए 2D का मतलब है कि जब कोई वस्तु हमें दिखाई दे रही है, उस वस्तु के केवल दो ही सतह आपको दिखाई दे, तो वो कहलाती है 2D। जैसे आपके सामने ये व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, तो ये 2D है, 2D की फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर नीचे जो आपको स्टिकर दिखाई दे रहे हैं, ये स्टिकर भी कैसी फॉर्म में है? 2D की फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि आपको केवल और केवल इस आकृति की, इस वस्तु की दो ही रूप दिखाई दे रहे हैं, दो ही सतह दिखाई दे रही है। या तो लंबाई आपको दिखाई दे रही है या फिर आपको चौड़ाई दिखाई दे रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? 2D बोलते हैं। दीवार पे लगे हुए पोस्टर हैं, कोई चित्र है ना, दीवार पे लगी हुई तस्वीर है, वो सब क्या होती है? वो सब 2D होती है। मार्केट से आप नक्शा लेकर के आए भारत का, राजस्थान का, उसे दीवार पे चिपका दिया, वो भी क्या है? 2D है, टू डायमेंशनल। क्योंकि उस नक्शे की भी आपको दो ही भुजाएं कह दें आप, चाहे दो सतह कह दें, दो ही सतह दिखाई दे रही है, लंबाई और चौड़ाई, बस। लेकिन 3D क्या होता है? 3D का मतलब होता है थ्री डायमेंशनल, यानी कि जब आपको आकृति की तीन सतह दिखाई दे, है ना, उसको 3D बोलते हैं। जैसे देखिए, ये देखिए, ये मैंने आपके सामने विद्यार्थियों आकृति बनाई है। ये आकृति कैसी है बताओ? ये आकृति 3D आकृति बनाई है मैंने। अब मैं आपके सामने एक आकृति बनाता हूँ विद्यार्थियों। ये देखिए, ये आकृति कैसी है? ये 2D आकृति है। क्यों है? क्योंकि इसमें केवल आपको इस आकृति की लंबाई और ये चौड़ाई, बस ये दो ही चीज दिखाई दे रही है आपको। लेकिन इस आकृति के अंदर आपको देखिए तीन हिस्से दिखाई दे रहे हैं आकृति के, तीन सतह दिखाई दे रही है। यानी कि पहली सतह तो ये हो गई, ठीक है। उसके बाद दूसरी सतह विद्यार्थियों ये हो गई, और तीसरी सतह आपको ये दिखाई दे रही है। तीन सतह दिखाई दे रही है आपको इस आकृति की, ठीक है। तो ये आकृति कैसी कहलाएगी? ये आकृति 3D कहलाएगी। समझ में आ गया आपके 3D क्या होती है? थ्री डायमेंशनल। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। चलिए अब देखिए, इस सिद्धांत को विद्यार्थियों 3D सिद्धांत क्यों कहते हैं? इस सिद्धांत को 3D सिद्धांत इसलिए कहते हैं क्योंकि गिलफोर्ड ने जो है विद्यार्थियों, व्यक्ति की जो मानसिक योग्यताएं हैं, उन मानसिक योग्यताओं को तीन तत्वों के अंदर डिफाइन किया है। यानी गिलफोर्ड ने ऐसा माना है कि मनुष्य के अंदर जितने भी उसकी मानसिक योग्यताएं हैं, वो तीन तत्वों के अंदर निहित होती है। यानी तीन तत्व होंगे, उन तीन तत्वों में ही बुद्धि निहित है। अब वो तीन तत्व कौन कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसको मिटा रहा हूं मैं। हाँ विद्यार्थियों, आप में से कई विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि मैं एक ही बात पर जोर क्यों देता हूँ, बार बार क्यों बोलता हूँ। वो इसलिए बोलता हूँ ताकि जो भी मेरे नए विद्यार्थी हैं, जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जाकर के सीख रहे हैं, जिन्होंने मनोविज्ञान नहीं पढ़ा है, तो वो अच्छे से समझ पाएँ और अच्छे से चीज़ों को जान पाए, बिल्कुल गहराई से सीख पाए वो। क्योंकि एक बार बेसिक अगर आपका क्लियर हो गया, उसके बाद में आप कोई सी भी किताब ले आना और फिर आप उसको पढ़ लेना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है? चलिए, तो देखिए, सबसे पहले तो आप इसमें ये लिखेंगे कि गिलफोर्ड के अनुसार, लिखिए आप मेरे साथ, लिखना है आपको। गिलफोर्ड के अनुसार, हम शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, बिल्कुल कम लिखवाता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं लिखवाता आपको। गिलफोर्ड के अनुसार मनुष्य की
मनुष्य की योग्यताएं, मनुष्य की योग्यताएं तीन तत्वों में निहित होती है, तीन तत्वों में निहित होती है। और यह तीनों तत्व बुद्धि बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, और यह तीनों तत्व बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तीन तत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहला तत्व है विद्यार्थियों विषय वस्तु। सबसे पहला तत्व है अपना विषय वस्तु, दूसरा है विद्यार्थियों संक्रिया, और तीसरा तत्व जो है वो है उत्पाद। ठीक है, ये तीन तत्व हैं जो बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। इन तीनों तत्वों से मिलके जो है विद्यार्थियों इसका निर्माण होता है, बुद्धि का निर्माण होता है। ये लीजिए, ठीक है। तो बुद्धि के अंतर्गत ये तीन तत्व आते हैं। इन तीनों तत्वों का गुणनफल जो है वो बुद्धि कहलाता है। नीचे लिखेंगे आप, इन्हीं तीनों तत्वों का गुणनफल, जोड़ नहीं है, योग नहीं है, गुणनफल है। इन्हीं तीनों तत्वों का गुणनफल बुद्धि कहलाता है। इन तीनों तत्वों का गुणनफल बुद्धि कहलाता है। ठीक है, यही तीनों तत्व जो हैं, इन तीनों का ही गुणनफल क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाता है। चलिए अब एक एक की बात करते हैं कि एक्चुअल में ये तीनों तत्व हैं क्या। लिख लिया होगा आपने। हाँ देखिए, देखो विद्यार्थियों, जब भी हम कोई कार्य करते हैं, ये सामान्य बात कर रहे हैं अपन, नॉर्मल बात, कि जब भी हम जीवन में कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने के तीन स्टेप होते हैं, तीन चरण होते हैं। और उन तीनों चरणों के अंदर पहला चरण जो है वो होता है हमारे सामने कोई भी विषय वस्तु, कोई भी विषय वस्तु होती है जो हर प्रक्रिया का पहला चरण होता है। उसके बाद में उस विषय वस्तु के ऊपर कोई कार्य होता है, प्रोसेस होता है, उसको संक्रिया बोलते हैं। और फिर लास्ट में जो है उत्पाद निकल के आता है, यानी कि आउटपुट आपके सामने आता है। समझ में आया? नहीं आया? मुझे पता है बिल्कुल नहीं आया समझ में आपके। अब समझ में आ जाएगा। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे व्यवहारिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं तो उन कार्यों में हम बुद्धि खर्च करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बुद्धि लगानी पड़ती है हमें, चाहे हमें चाय बनानी है, भोजन बनाना है, रोटी बनानी है, कुछ भी बनाना है, तो हमें उसके अंदर अपनी बुद्धि को काम में लेना पड़ता है। और मानव जीवन में कोई भी कार्य अगर करते हैं तो उस कार्य के तीन चरण होते हैं, तीन स्टेप होते हैं। आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा कि कंप्यूटर में भी कोई कार्य होता है तो उस कार्य के तीन स्टेप होते हैं। पहला कौन सा होता है, इनपुट। दूसरा क्या होता है, बोलो बोलो, हाँ प्रोसेस। और तीसरा क्या होता है, आउटपुट। बिल्कुल सही बात है। कंप्यूटर में कोई कार्य जब होता है तो तीन चरणों में पूरा होता है। इसी तरह हमारे सामान्य जीवन की बात है। अब मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए आपको चावल बनाने हैं, चावल बनाने हैं। मैं आपको कहूँ कि आप चावल बनाइए, मैं घर पे आया हूँ, आप मेरे लिए चावल बनाइए। तो आप चावल बनाएंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, चावल को टोपिये में डालेंगे। यानी आपने क्या किया, इनपुट किया। इनपुट किया इसका मतलब चावल क्या है, चावल विद्यार्थियों विषय वस्तु है। आप ये समझ लीजिए, आपके लिए चावल क्या है, एक विषय वस्तु है आपके लिए, जिसको आपने टोपिये के अंदर, कुकर के अंदर क्या कर दिया, इनपुट कर दिया। अब आपने कुकर को बंद किया, सीटी लगाई और उसको गैस पर या चूल्हे पर जो है बनने के लिए रख दिया। गैस ऑन कर दिया आपने। अब चावलों में प्रक्रिया हो रही है, अंदर पानी डाला हुआ है आपने, चावल के साथ में पानी भी डाला है ना। कह दोगे सर पानी तो डाला ही नहीं, खाली चावल डाल दिए। चावल के साथ में पानी भी आपने मिक्स किया है और उसको आपने जो है चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है। और अब देखिए अंदर अंदर कुकर के अंदर जो है प्रोसेस बन रही है, प्रोसेस हो रही है, यानी चावल जो है उस पानी में उबल रहे हैं। तो उबल रहे हैं इसका मतलब प्रोसेस चल रही है। प्रोसेस को क्या बोलेंगे विद्यार्थियों, संक्रिया बोलेंगे। और तीसरा है उत्पाद, यानी कि कुछ देर बाद, 10 15 20 मिनट बाद में जब चावल बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे परोसने के लिए, खाने के लिए, तब आप क्या करेंगे, तब आप उसका ढक्कन हटा करके और उस चावल को प्लेट में या थाली में डाल करके और किसी को, घर आए हुए मेहमान को परोस देंगे और खुद भी जो है खा लेंगे। इसका मतलब आपको क्या प्राप्त हो गया, आपको उत्पाद प्राप्त हो गया। ठीक है, बस यही बात है मेन, कि दैनिक जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं तीन चरणों में पूरे होते हैं। इसी तरह से गिलफोर्ड भी अपने इस सिद्धांत में कहना चाह रहे हैं कि बुद्धि के माध्यम से जब व्यक्ति कोई कार्य करता है, तो जब वो कार्य करता है उसके सामने वो समस्या है, एक तरह से हर कार्य एक समस्या है अपने आप में। तो
उसके सामने जब कोई समस्या होती है, कोई कार्य वो करता है, तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए, उसके पास विषय वस्तु होनी चाहिए। यानी कि उसके माइंड में, उसके खोपड़ी में जाने के लिए कोई ना कोई विषय वस्तु होनी चाहिए। वो विषय वस्तु उसके अंदर जाएगी, विषय वस्तु मतलब समस्या। सामने जो समस्या है वही विषय वस्तु है। वो अंदर गई, उसके बाद में संक्रिया हुई, यानी कि मस्तिष्क के बुद्धि जो है, बुद्धि ने काम करना स्टार्ट किया, कार्य करना है, कैसे करना है ना? वो सारा कुछ है। और लास्ट में जब आपने उस समस्या का समाधान कर लिया अपनी बुद्धि से, अपने मस्तिष्क से, उसके बाद में आपके सामने क्या आ गया? परिणाम आ गया। और परिणाम को आपने क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया, लागू कर दिया, जो समस्या आपके सामने थी उसके ऊपर। उसको क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। ये लीजिए। इस तरह से जो है गिलफोर्ड ने अपने इस सिद्धांत में इन तीनों शब्दों को जो है परिभाषित किया है। इसी को अपन क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? त्रिआयामी सिद्धांत या फिर त्रिविमीय सिद्धांत अपन इसको बोलते हैं। चलिए, गुणनफल क्यों कहा है? गुणनफल इसलिए कहा है क्योंकि गिलफोर्ड कहते हैं कि ये जो तीनों तत्व है ना, ये तीनों तत्व अलग अलग तत्वों में बंटे हुए हैं। ये जो तीन पार्ट हैं, ये तीन जो विद्यार्थियों बुद्धि के इन्होंने जो योग्यता, मानसिक योग्यता के जो तीन तत्व बताए हैं, ये भी अलग अलग हिस्सों के अंदर बटे हुए हैं। आगे बात करेंगे इनकी। और गिलफोर्ड कहते हैं कि ये जो तीन तत्व हैं, ये आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित है। अंतर संबंधित है, तो इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया? कह दिया कि इनका गुणनफल ही क्या है? बुद्धि है। ठीक है? तो गुणनफल की बात करी इन्होंने, यानी कि इन तीनों के आपस में क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। तो अब देखिए, विषय वस्तु जो है विद्यार्थियों, विषय वस्तु को जो है गिलफोर्ड जो है वो लगभग 4 भागों में बांटते हैं, संक्रिया को 5 में बांटते हैं, और उत्पाद जो है इसको 6 हिस्सों के अंदर बांटते हैं। तो उसकी अपन बात आगे करते हैं। ये आप इतना लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया होगा आपने। चलिए, अब आगे बात करते हैं अपन इसकी। अब अपन एक एक की बात करते हैं विद्यार्थियों। अब एक एक की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो त्रिआयामी सिद्धांत का जो विद्यार्थियों तत्व है, वो है आपका विषय वस्तु। विषय वस्तु की बात कर रहे हैं विद्यार्थियों। विषय वस्तु जो है विद्यार्थियों, गिलफोर्ड ने जो है 4 प्रकार की बताई है। कितने प्रकार की बताई है? 4 प्रकार की बताई है। गिलफोर्ड ने जो है विद्यार्थियों विषय वस्तु कितने प्रकार की बताई है? 4 प्रकार की बताई है। मैंने आपको अभी भी बताया कि विषय वस्तु यानी कि आपके सामने कोई भी समस्या है, वो अपने आप में क्या है? विषय वस्तु है। ठीक है? तो देखिए कौन कौन सी है? आकृत्यात्मक, प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक, शाब्दिक, आकृत्यात्मक, प्रतीकात्मक, शाब्दिक, और चौथी है व्यवहारिक। इस तरह से विद्यार्थियों गिलफोर्ड ने जो है विषय वस्तु के 4 प्रकार बताए हैं। यानी कि मनुष्य के सामने जीवन में जो समस्याएं आती है, तो उन समस्याओं को जो है 4 हिस्सों के अंदर इन्होंने बांट दिया है। यानी विषय वस्तु के प्रकार कितने बताए हैं? 4 प्रकार बताए हैं। आकृत्यात्मक, देखिए आकृत्यात्मक का मतलब है कि आकृति के रूप में, यानी कि कोई आकृति आपको सामने दिखाई दे रही है, तो आकृति के रूप में वो आपके सामने क्या है? एक तरह की समस्या है। जैसे मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं, और रोड पर जाते हुए आगे कोई पुलिस पॉइंट आया, ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर पुलिस वाला खड़ा होता है। अब तो क्या है, लाइटें लगा दी गई है ना? ट्रैफिक लाइट लगा दी गई है। पहले पुलिस वाले खड़े होते थे और वो ऐसे ऐसे हाथ करते थे, इधर वाले रुक जाओ, इधर वाले चले जाओ, फिर इधर वाले रुक जाओ या इधर वाले चले जाओ, ऐसे। तो अब मान लीजिए आपके सामने आप जा रहे हैं और चौराहे के ऊपर वहाँ पर एक पुलिस वाला खड़ा है, पुलिसमैन खड़ा है, और उसने जो है उसको देख करके जो है विद्यार्थियों, आपके दिमाग में जो विषय वस्तु जो है, विषय वस्तु के रूप में आपके माइंड के अंदर जो है वो पुलिस वाला, उसकी आकृति आपके सामने आ रही है, आकृत्यात्मक, है ना? भाई आप बाइक पे है, आपके हेलमेट नहीं लगा हुआ है, तो बिल्कुल आप पुलिस वाले से आपको डरना पड़ेगा। आपको पता है 1000 रुपये चालान कट जाएगा, है ना? तो जैसे ही आप सचेत रहेंगे, कहीं भी पुलिस वाला दिख जाए तो भैया अपने को रुकना है ना? तो जैसे ही आपको पुलिस वाला दिखा, उसकी आकृति दिखी, उसकी जो यूनिफ़ॉर्म आपको दिखाई दी, उसको देखते ही आप दूर से समझ गए कि हाँ, वहाँ पे उस पॉइंट पे पुलिस वाला खड़ा है। उसकी आकृति को देख कर के, क्योंकि वो और लोगों से अलग लग रहा है, यूनिफ़ॉर्म में है, ड्रेस में है। उसको देख कर के ही आप समझ गए, और वहीं पर आपने गाड़ी को जो है ब्रेक लगा लिए, आपने रोक लिया। किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा। बुद्धि के द्वारा ही तो किया आपने ये काम, बुद्धि की बात हो रही है। तो ये जो आकृति के रूप में आपको एक तरह से वो आपके सामने क्या है? समस्या है।
भाई हेलमेट नहीं लगाना समस्या नहीं है, हालाँकि हेलमेट नहीं लगाना समस्या होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर पुलिस वाले से बचना है तो पुलिस वाला आपके लिए एक समस्या है, ठीक है ना? किसी तरह से अपना चालान नहीं कट जाए। तो वहाँ पर आपके सामने विषय वस्तु के रूप में क्या आ गई, वो एक व्यक्ति आ गया वहाँ पर, जिसे हमने क्या मान लिया, विषय वस्तु मान लिया या समस्या मान लिया। तो ये किस प्रकार की विषय वस्तु विद्यार्थियों, आकृत्यात्मक विषय वस्तु है। उसके अलावा अगर अपन बात करें, बच्चे छोटे बच्चे जब पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं जब छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, छोटे-छोटे बच्चे वो बहुत से आकार बनाते हैं स्लेटों के ऊपर। पहले आड़ी-तिरछी रेखाएँ खींचते हैं, डब्बे बनाते हैं छोटे-छोटे बच्चे, है ना? अक्षर ज्ञान उनको होता नहीं है, तो पहले वो आकार बनाते हैं बहुत सारे। कभी-कभी ट्रायंगल बनाते हैं, कभी वर्ग बनाते हैं, कभी आयत बनाते हैं, इस तरह के गोल शेप बनाते हैं। और स्कूल में भी छोटे जो बच्चे होते हैं उनको क्या है, आकृतियों के ऊपर काम करवाते हैं पहले। ऐसे नहीं है कि सीधा ही उनको ऐसे ना एबीसीडी सिखा दिया, नहीं। पहले उनसे आड़ी-तिरछी लाइनें खिंचवाते हैं। उनकी जो वर्क बुक आती, किताबें आती हैं, उसके अंदर भी क्या है कि इस तरह के सर्किल के अंदर, स्क्वायर के अंदर इस तरह के शेप बने हुए होते हैं। और उनको कहते हैं कि आप घर से जो है इसके ऊपर पेंसिल चला के लेके आना। तो ये क्या है, ये आकृत्यात्मक विषय वस्तु है। उस बच्चे के लिए वो समस्या है एक तरह की, वो परेशानी है एक तरह की कि उसको वो होमवर्क करना है। और किस फॉर्म में है वो, आकृत्यात्मक रूप में है, यानी आकृति के रूप में उसको जो है वो इनपुट प्राप्त हुआ है। उसकी बुद्धि को जो है, उसकी बुद्धि ने उसे समझा है कि आकृति के रूप में मेरे सामने ये एक समस्या है। ठीक है, तो समझ गए आप आकृत्यात्मक। चलिए दूसरा है प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक का मतलब है प्रतीक के रूप में। जब प्रतीक के रूप में आपके सामने कोई विषय वस्तु आ जाए तो वो प्रतीकात्मक विषय वस्तु कहलाती है। जैसे अभी भी मैंने आपको बताया कि अगर ट्रैफिक पॉइंट है कोई और ट्रैफिक पॉइंट के ऊपर कोई चौराया आ गया, उस चौराहे के ऊपर लाइटें लगी हुई है, रेड लाइट, ट्रैफिक लाइट तो होती है, ग्रीन लाइट, रेड लाइट और ऑरेंज लाइट। तो अगर रेड लाइट हो गई तो आप रुक जाएंगे, और रुक जाएंगे क्यों रुकेंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि ने आपको सचेत किया है कि भैया रेड लाइट हो गई है, रुकना पड़ेगा। अगर आगे चला गया तो पुलिस वाला पकड़ लेगा, चालान बन जाएगा। तो यहाँ पर ये विषय वस्तु क्या हो गई, प्रतीकात्मक हो गई। तो समझ गए प्रतीकात्मक विषय वस्तु आप। चलिए प्रतीक के रूप में। फिर है शाब्दिक। शाब्दिक विषय वस्तु जो कि शब्दों के रूप में है ना? शब्दों के रूप में हम बहुत सी चीज़ें शब्दों के माध्यम से सीखते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, है ना? बच्चे जो हैं वो भी प्राइमरी क्लासों के अंदर शब्दों के ऊपर काम करना सीखते हैं। 2 वर्णों के शब्द हैं, 4 वर्णों के शब्द हैं, तो वो भी क्या है, विषय वस्तु है। और किस रूप में है, वो शाब्दिक रूप में है। और चौथा है विद्यार्थियों व्यवहारिक रूप में, यानी कि व्यवहारिक रूप से जो हम व्यवहार करते हैं वो भी अपने आप में क्या है, विषय वस्तु है। किसी के प्रति आपने अच्छा व्यवहार किया तो उसके लिए वो एक तरह से इनपुट का काम करेगी, उसके लिए वो विषय वस्तु काम करेगी। आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और कोई व्यक्ति आपसे मदद मांगता है कि भाई साहब मेरे को गाँव जाना है, मेरे पास जो है किराए के पैसे नहीं है, आप मुझे थोड़े पैसे देंगे, मेरी मदद करेंगे? आपने उसको ₹10 निकाल के दे दिए। उसने कहा नहीं ₹20 लगेंगे किराए के, तो आपने 10 और दे दिए उसको। कोई बात नहीं। तो आपने उस व्यक्ति के साथ में क्या किया है? व्यवहार किया है। अब अगर रियल में वो ज़रूरतमंद था, उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो आपके उस एहसान को याद रखेगा, ज़िंदगी भर याद रखेगा कि मैं इस तरह से शहर में भटक रहा था, गाँव जाने के लिए पैसे नहीं थे और उन्होंने जो है मेरे को ₹20 दिए और मैं घर पे उस दिन पहुँच गया, मेरे घरवालों के पास में सही सलामत पहुँच गया। तो ये क्या है? ये व्यावहारिक जो है, इसको विषय वस्तु बोलते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थियों 4 प्रकार की विषय वस्तु बताई है, किसने? गिलफोर्ड ने। तो ये आपको, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई है 4 प्रकार की विषय वस्तु। चलिए, अब जो है अपन बात करते हैं विद्यार्थियों दूसरे तत्व के गिलफोर्ड के, और वो है संक्रिया। संक्रिया जो है विद्यार्थियों इन्होंने 5 प्रकार की बताई है। गिलफोर्ड ने संक्रिया कितनी बताई है? 5 प्रकार की बताई है। हाँ, संक्रिया में देखिए 5 कौन-कौन सी है। संक्रिया में जैसा कि आपको पता है कि जब विषय वस्तु आपके पास में आ गई, तो अब उस विषय वस्तु के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य जब आप उस विषय वस्तु पे करेंगे, तो जो कार्य करेंगे वही क्या कहलाएगा? वही विद्यार्थियों जो है आपके संक्रिया कहलाएगा। ठीक है ना? तो संक्रिया कौन-कौन सी है देखो, संक्रिया में लिखेंगे विद्यार्थियों सबसे पहले स्मृति, स्मृति धारण, स्मृति धारण। उसके अलावा देखिए संज्ञान, संक्रिया में संज्ञान है, स्मृति धारण है। चलिए अभिसारी है, अभिसारी है विद्यार्थियों। उसके बाद में आपके अपसारी है, अभिसारी है, अपसारी है। उसके अलावा विद्यार्थियों आपके मूल्यांकन है, मूल्यांकन है। तो इस तरह से ये जो है संक्रिया के प्रकार है। संक्रिया मतलब प्रोसेस। जब विषय वस्तु आपके अंदर गई, आपके दिमाग में गई, तो आपकी बुद्धि ने जो है काम करना शुरू कर दिया, वही क्या कहलाएगा? वही संक्रिया कहलाएगा, प्रोसेस कहलाएगा, अंग्रेजी में बोले तो उसको प्रोसेस।
तो स्मृति धारण का मतलब क्या है? स्मृति धारण का मतलब है कि स्मृति में संचित कर लेना। जब विषय वस्तु आपके पास आई तो आपने विषय वस्तु को मेमोरी के अंदर जो है संचित कर लिया। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, विषय वस्तु मैं आपको बता रहा हूँ, है ना? आपके मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम मैं पढ़वा रहा हूँ, रीट परीक्षा को टारगेट हम कर रहे हैं। तो ये विषय वस्तु जब मैं आपको बता रहा हूँ तो आप अपनी स्मृति में क्या कर रहे हैं? इसको आप धारण कर रहे हैं, है ना? सीख रहे हैं और स्मृति में धारण कर रहे हैं, अपनी मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं। कंप्यूटर भी ऐसे ही करता है। कंप्यूटर के अंदर भी रैम और रोम मेमोरी होती है। तो रैम मेमोरी के अंदर क्या होता है? रैम मेमोरी के अंदर जो अस्थायी रूप से डेटा को क्या करती है? वो धारण कर लेती है, स्टोर कर लेती है, ताकि प्रोसेस जो है वो चलता रहे और डेटा जो है वो वहाँ पर क्या रहे? स्टोर रहे, संचित रहे। तो यहाँ पर भी स्मृति धारण का मतलब यही है कि आपके ने जो विषय वस्तु आपने प्राप्त की है वो आपकी मेमोरी में क्या हो गई? संचित हो गई कुछ समय के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। संज्ञान। संज्ञान का मतलब क्या होता है? संज्ञान का मतलब है कि इंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष ज्ञान, जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है इंद्रियों के माध्यम से, वही संज्ञान है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत अपन ने पढ़ा था। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लें। बाल विकास जो चैप्टर है अपना, उसके अंतर्गत मैंने जीन पियाजे का एक पूरी वीडियो उस डेडिकेटेड मैंने बना रखी है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को लेकर के बनाई हुई है, तो वो वीडियो जाकर आप देख लेना। उसमें संज्ञान शब्द को परिभाषित किया है मैंने अच्छी तरह से। ठीक है, तो संज्ञान का मतलब है कि प्रत्यक्ष रूप से जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है उसी को आप संज्ञान बोलते हैं। क्लासरूम में आप पढ़ रहे हैं, मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है, आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो नॉलेज आप गेन कर रहे हैं तो वो क्या है? संज्ञान है। प्रत्यक्ष रूप से आप जो है उस नॉलेज को ले रहे हैं, उस नॉलेज को प्राप्त कर रहे हैं और सीख रहे हैं, वही क्या है? संज्ञान है। तो ये भी आपका कैसा तत्व है? ये भी विद्यार्थियों जो है संक्रिया के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखिए। अभिसारी। अभिसारी और अपसारी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर लगा लेना विद्यार्थियों, इस इंपॉर्टेंट लगा लेना। इसमें से प्रश्न बहुत बार आते हैं, अभिसारी और अपसारी। आगे अपन चिंतन के प्रकार पढ़ेंगे। दो चिंतन होते हैं, मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन। तो उसके अंतर्गत अपन जो है अभिसारी और अपसारी चिंतन भी पढ़ेंगे। तो चिंतन के प्रकार हैं अपसारी और अभिसारी। और जैसा कि हमें पता है चिंतन जो एक प्रक्रिया है वो भी मस्तिष्क से संबंधित है, दिमाग से संबंधित है। तो यहाँ पर भी अभिसारी और अपसारी का मतलब क्या है समझाना मुझे जरूरी है, समझाना पड़ेगा आपको। कि अभिसारी का मतलब है विद्यार्थियों, जब हम ऐसा चिंतन करें जिसमें किसी नियम को हम हूबहू ग्रहण कर लें, वो अभिसारी चिंतन कहलाता है। इस चिंतन को विद्यार्थियों जो है कुएं के मेंढक वाला चिंतन भी बोलते हैं। इस चिंतन को निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि इस चिंतन में व्यक्ति ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं डालता, बल्कि उसके सामने जो नियम सिद्धांत बने हुए हैं उनको सीधा का सीधा ग्रहण कर लेता है, इसीलिए इसको अभिसारी चिंतन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है अपसारी। अपसारी का मतलब है कि आप नियम सिद्धांत के बारे में आपने पढ़ लिया, लेकिन आप उससे आगे बढ़कर कोई कार्य करते हैं, तो वो अपसारी चिंतन कहलाता है ना? समझ में नहीं आया ना? अभी समझ में आएगा। देखो एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एकदम गोली की तरह समझ में आएगा। देखो अभिसारी का मतलब ये है, मैंने आपको बताया कि ये चिंतन जो है ये केवल नियमों और सिद्धांतों की बात करता है, और ये जो चिंतन है अपसारी चिंतन, ये नियमों सिद्धांतों से परे होकर बात करता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में विद्यार्थियों ये डस्टर है, चलो मैं इस डस्टर से एग्जांपल देता हूँ। ये आपके सामने आपको डस्टर दिखाई दे रहा है। इस डस्टर का काम क्या है? इस डस्टर का काम है इस बोर्ड को साफ करना, यही काम है इसका। यानी कि नियम बना हुआ है कि इस डस्टर को, इस व्हाइट बोर्ड को क्लीन करने के लिए ही काम में ले सकते हैं। तो ये कैसे प्रकार का चिंतन कहलाएगा? ये चिंतन कहलाएगा अभिसारी प्रकार का, यानी केवल नियमों में बंद कर किसी काम को करना। कुएं के मेंढक वाला चिंतन, निगमनात्मक चिंतन, यानी कि नियमों को लेकर के काम किया जाए, खुद का दिमाग बिल्कुल भी ना लगाए, सीधे नियमों को ही लेकर आगे चले व्यक्ति, उसको हम कहते हैं अभिसारी चिंतन। समझ में आ गया? अब देखिए अपसारी चिंतन क्या है। अपसारी मैंने आपको बताया कि नियम से बढ़कर व्यक्ति काम करेगा। इसका मतलब ये जो डस्टर है ये केवल इस व्हाइट बोर्ड को साफ करता है, लेकिन मैं केवल और केवल इससे व्हाइट बोर्ड ही साफ नहीं करूंगा, बल्कि मेरे घर के अंदर मान लीजिए कहीं पर, क्योंकि ये लकड़ी से बना हुआ है, देखिए लकड़ी से बना हुआ है, मेरे घर के अंदर मान लीजिए मुझे कहीं पर भी आवश्यकता पड़ गई लकड़ी के टुकड़े की, तो मैं इसको एज ए लकड़ी के टुकड़े की तरह भी काम में ले सकता हूँ। मान लीजिए अभी कूलर वगैरह बहुत लगाए जा रहे हैं खिड़कियों के अंदर, क्योंकि गर्मी का टाइम आ गया है तो सब लोग कूलर लगा रहे हैं। तो मैंने कूलर लगाया खिड़की में, और कूलर की एक सतह थोड़ी सी क्या रह गई? नीची रह गई। तो मैं उसको सतह को ऊंची करने के लिए क्या कर दूंगा? इस लकड़ी के टुकड़े को, एज ए डस्टर नहीं, लकड़ी का टुकड़ा, मैंने इसको वहाँ पे यूज़ में ले लिया और उसकी सतह को प्लेन करने के लिए मैंने इसको वहाँ लगा दिया।
तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा विद्यार्थियों अपसारी चिंतन। इसको सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी, भाई नया कुछ कर दिया मैंने, काम में तो केवल मिटाने के लिए आ रहा था, लेकिन मैंने इसको वहाँ कूलर के सतह को प्लेन करने के लिए काम में ले लिया, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? सृजनात्मक चिंतन कहलाएगा। इसी को जो है अपसारी चिंतन अपन बोलते हैं। ठीक है, यानी नियमों से हटकर जब व्यक्ति कोई कार्य करता है तो वो अपसारी चिंतन कहलाता है। तो समझ में आ गया आपको अभिसारी और अपसारी क्या होता है? तो ये दोनों भी क्या है विद्यार्थियों? ये दोनों भी बुद्धि के ही तत्व हैं जो संक्रिया के अंतर्गत आते हैं, और ये जो है ये प्रक्रिया है एक तरह की। भाई अभिसारी और अपसारी एक प्रक्रिया ही तो है। इस डस्टर को मैंने कूलर की सतह को प्लेन करने के लिए काम में लिया, तो ये भी तो मेरे माइंड के अंदर, बुद्धि के अंदर एक प्रक्रिया चली है, एक प्रोसेस चला है, तभी तो मैंने इसको काम में ले लिया है। ठीक है, तो ये दोनों भी क्या हो गए? समझ में आ गए होंगे आपको। अभिसारी और अपसारी चिंतन में फिर पढ़ेंगे इनको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो संक्रिया के ही दो प्रकार हैं, एक है अभिसारी, एक है अपसारी। चलिए आगे पढ़ेंगे, चिंतन के प्रकारों में अपन इनको पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं विद्यार्थियों मूल्यांकन की। मूल्यांकन यानी मूल्यों का अंकन, यानी कि किसी व्यक्ति के जो गुण दोष है उनको मापना और परिणाम को प्रदर्शित करना मूल्यांकन कहलाता है। तो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है वो भी क्या है विद्यार्थियों? संक्रिया के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, आई होप आप अच्छे समझ गए हैं। इसको लिख लीजिए, फिर अपन 30 तत्व कर लेते हैं फटाफट से। हाँ, लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं लिख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब अपने इस सिद्धांत को पूरा करने जा रहे हैं। 2 तत्व अपन ने हो गए हैं। 30 तत्व विद्यार्थियों कौन सा है? विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। तीसरा जो तत्व है विद्यार्थियों वो है उत्पाद यानी प्रोडक्शन। जब आपने विषय वस्तु जो है प्राप्त कर ली, उसके ऊपर प्रोसेस संक्रिया कर दी, तो अब आपको क्या मिलेगा? परिणाम मिलेगा। परिणाम के रूप में क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा, आपको उत्पाद मिलेगा। तो उत्पाद, इनकी संख्या जो है विद्यार्थियों इन्होंने कितनी बताई है? 6 बताई है। इनकी संख्या 6 बताई गई है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी बताई है विद्यार्थियों? 6 बताई गई है इनकी संख्या। एक एक करके लिखेंगे। उत्पाद के अंदर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर भी आप आउटपुट के रूप में प्राप्त करेंगे, आप जो है परिणाम प्राप्त करेंगे। चाहे आप कोई प्रिंटर से प्रिंट ले रहे हैं तो प्रिंट के रूप में आप कागज़ प्राप्त करेंगे, है ना? प्रिंट छपा हुआ कागज़ प्राप्त करेंगे। उसी तरह से हमारी बुद्धि में भी जब कोई संकेत, कोई विषय वस्तु जाएगी, उसके ऊपर प्रोसेस होगा, तो प्रोसेस के बाद में कोई परिणाम तो आएगा ना, तो उस परिणाम को जो है विद्यार्थियों हम उत्पाद के रूप में जो है प्राप्त कर लेंगे। तो उत्पाद कौन कौन से हैं देखो, इकाई हो गया आपके, इकाई हो गया विद्यार्थियों, उसके अलावा आपके वर्ग हो गया, वर्ग के अलावा आपके जो है रूपांतरण हो गया, रूपांतरण हो गया, उसके अलावा आपके रूपांतरण के बाद में विद्यार्थियों आपके संबंध हो गया, रूपांतरण के बाद में आपके संबंध हो गया, संबंध के बाद में विद्यार्थियों आपके अनुप्रयोग हो गया, अनुप्रयोग, हाँ आपके इकाई हो गया, वर्ग हो गया, रूपांतरण हो गया, संबंध हो गया, अनुप्रयोग हो गया, और अनुप्रयोग के बाद में विद्यार्थियों आपके पद्धति हो गया। ठीक है, पद्धति यानी मेथड, मेथड हो गया। ठीक है, चलिए एक एक की बात करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि उत्पाद के रूप में कोई ना कोई समस्या का समाधान प्राप्त होगा, तो इकाई के रूप में प्राप्त होगा। इकाई का मतलब है यूनिट्स, यानी कि जब हमारे सामने कोई समस्या आती है, समस्या का समाधान, जब हमारा बुद्धि, हमारा मस्तिष्क जब समस्या के समाधान को निकालता है, तो समाधान को कई यूनिट्स के अंदर वो डिवाइड कर देता है, कई इकाइयों में बांट करके हमारे सामने प्रदर्शित करता है, और फिर उनमें से एक इकाई का चयन करके और हम उस इकाई को जो क्या कर लेते हैं, अप्लाई कर देते हैं। जैसे देखिए, आप जो भी कोई कोर्स करा है, आपने बीएड किया है, बीएसटीसी किया है, तो उसके अंतर्गत आपने पाठ्यक्रम देखा होगा आपका। तो पाठ्यक्रम में कितने सारे पाठ होते हैं। अब वो सारे पाठ एक तरह से समस्या है अपने आप में, लेकिन उन पाठों को कुछ यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक यूनिट के अंदर 5 पाठ डाल दिए तो 5 यूनिट हो गई, और 5 यूनिट के अंदर जो है विद्यार्थियों 5 25 25 पाठ हो गए। तो इस तरह से क्या कर दिया, इकाई के अंदर जो होती है, इकाई के अंदर क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो वर्गीकरण होता है, जो समस्याओं का जो समाधान आता है, उसको एक इकाई के अंदर जो है बुद्धि क्या कर देती है, एक जगह इकट्ठा कर देती है, एक जगह संश्लेषित कर देती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं। वर्ग जो है विद्यार्थियों, वर्ग का मतलब है वर्ग का मतलब है कि वर्गों में डिवाइड कर देना। जैसे आपने देखा होगा इंटरनेट के ऊपर जब हम सर्च करते हैं, गूगल के अंदर जब आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो,
तो गूगल इस तरह से काम करता है सर्च इंजन कि उसके अंदर आपके द्वारा जो सर्च में चीज़ डाली गई है, उसको अलग-अलग वर्गों में डिवाइड कर देता है वो, है ना? और वर्गों में बाँट करके आपके सामने प्रदर्शित करता है कि आपको कौन-सा वाला चुनना है एक। तो इसी तरह से हमारी बुद्धि काम करती है समस्या के समाधान की ओर कि हमें एक तरह से वर्गों के अंदर बाँट करके, वर्गीकरण करके और हमारे सामने प्रस्तुत करती है। आपने सर्च किया फ्लावर, तो फ्लावर के अंदर बहुत सारे अलग-अलग फ्लावर दिखाएगा वो और उनके अंदर भी अलग-अलग वर्गों में डिवाइड कर देगा। जैसे कि आपने सूरजमुखी का है तो सूरजमुखी वाले सारे दिखाएगा, गुलाब का है तो गुलाब कई तरह के दिखाएगा उसके अंदर, है ना? गेंदे का है तो गेंदे के कई तरह के दिखाएगा। तो ये इसको बोलते हैं वर्ग। तीसरा है रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब है कि ट्रांसफ़ॉर्मेशन, यानी कि आपके जब कोई समस्या का समाधान आपको मिला, बुद्धि के द्वारा कोई समाधान आपको प्राप्त हुआ तो उस समाधान का रूपांतरण आप कर दोगे, यानी कि आप अपने द्वारा ही क्या कर दोगे, उस समस्या के समाधान में कोई ना कोई बदलाव कर दोगे, कोई हेर-फेर कर दोगे, उसको बोलते हैं रूपांतरण, ट्रांसफ़ॉर्मेशन। जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई संदेश भेजता हूँ, तो मैं आपको संदेश सीधा ना भेज करके उसको एक कोडिंग करके उसको भेज देता हूँ। जैसे स्माइली अपन भेजते हैं, भई आज मान लीजिए आपका मूड ख़राब है, तो आप किसी को कहना नहीं चाहते कि मेरा मूड ख़राब है, तो आप क्या करेंगे, इस तरह का एक स्माइली भेज देंगे उसको, ये लो। तो अब अगले को मालूम चल गया ना कि भई आपका मूड ख़राब है, मूड ऑफ है आपका। अगर आप प्रसन्न हैं तो कैसा भेजेंगे? प्रसन्न हैं तो आप इस तरह का भेजेंगे। तो ये लीजिए, ये आपका मूड अच्छा है आज, ठीक है? तो इस तरह से क्या कर देंगे, सूचनाओं का आप क्या कर देंगे, रूपांतरण कर देंगे। इसी को रूपांतरण बोलते हैं। फिर देखो विद्यार्थियों, संबंध का मतलब है कि ये जो सारी जो प्रक्रियाएँ हैं, ये बुद्धि के द्वारा हो रही है और बुद्धि के अंतर्गत इन सारी जितने भी ये तत्व हैं, इन सब का आपस में क्या होता है, कोरिलेशन होता है, इनका आपस में संबंध होता है ना? तो संबंधों को जो है ये स्पष्ट कर रहा है। अनुप्रयोग का मतलब है विद्यार्थियों अप्लाइड, है ना? अप्लाइड मतलब कि आपने जो निष्कर्ष निकाला है बुद्धि से, उस बुद्धि से निष्कर्ष को आप दूसरी जगह अप्लाई भी कर सकते हो। दूसरी जगह आप उसको लागू कर सकते हो। जैसे मनोविज्ञान के बहुत से सिद्धांत हैं, ये सारे मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं। वेस्टर्न जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके द्वारा थिंकर्स हैं, उनके द्वारा दिए हुए हैं, इनको अपन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे भारत में हमारे क्या कर दिए गए हैं, इनको लागू कर दिया गया है। शिक्षा के अंदर इनको अपना लिया गया है पाश्चात्य सिद्धांतों को मनोविज्ञान के, शिक्षा मनोविज्ञान में। तो ये क्या है, ये अप्लाइड है। तो इसको अनुप्रयोग बोलेंगे, यानी कि जो निष्कर्ष आए हैं बुद्धि के द्वारा, बुद्धि से आपने जो निष्कर्ष निकाले हैं और जो उत्पाद आपको प्राप्त हुआ है, उसको आपने क्या कर दिया, दूसरी जगह आपने अप्लाई कर दिया। और फिर आता है विद्यार्थियों पद्धति। पद्धति मतलब मेथड, किसी मेथड का आपने निर्माण कर दिया, कोई ना कोई विधि प्रविधि आपने जो है बना दी, उसको क्या बोलेंगे आप, पर पद्धति बोलेंगे। ठीक है? तो विद्यार्थियों ये गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत था। अब देखिए इन्होंने जो है विद्यार्थियों अपने जो ये तत्व बताए हैं 3, इन 3 तत्वों में इन्होंने बदलाव भी किया है। जैसे 1967 की बात करें अपन, 1967 में जो है विद्यार्थियों इन्होंने विषय वस्तु विषय वस्तु इधर आप लिखेंगे संक्रिया, इधर लिखेंगे आप उत्पाद। तो विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद 1967 के अंदर जो है विद्यार्थियों 1967 में 1967 में इन्होंने जो है विद्यार्थियों विषय वस्तु कितनी बताई, 4। विषय वस्तु की संख्या 4 बताई, संक्रिया कितनी बताई, 5 बताई, उत्पाद कितने बताए, 6 बताए। लेकिन इन्होंने 1977 के अंदर इसमें बदलाव किया। क्या बदलाव किया? विषय वस्तु की संख्या 5 कर दी, संक्रिया और उत्पाद को इतना ही रखा। फिर इन्होंने विद्यार्थियों 1988 के अंदर जो है इसमें फिर से बदलाव कर दिया। क्या बदलाव किया? 1988 के अंदर इन्होंने इन्होंने जो है 1988 के अंदर विद्यार्थियों विषय वस्तु की संख्या 6 कर दी, संक्रिया और उत्पाद जो है उनको सेम रखा। तो इस तरह से इन्होंने जो है विषय वस्तु के अंदर 3 बार बदलाव किया गिलफोर्ड ने। तो ये भी आपको जो है टेबल ध्यान में रखनी है कि 3 बार इन्होंने बदलाव किया है। किसमें किया है? विषय वस्तु में बदलाव किया है। संक्रिया और उत्पाद इनके जो है वो सेम टू सेम पहले के अनुसार ही है। ठीक है? तो ये था विद्यार्थियों गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत। समय देख लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं हो गया है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक सिद्धांत और पढ़ लेते हैं अपन, समय है अपने पास। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें आप। हाँ, तो ये अपना त्रिआयामी सिद्धांत था। आई होप मैंने आपको पूरा डिटेल में इसको समझाने का प्रयास किया है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सिद्धांत की तरफ। और अगला सिद्धांत जो है विद्यार्थियों, अपने 7 सिद्धांत हो गए हैं और 8वां सिद्धांत जो है विद्यार्थियों वो है तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तो हेडिंग डालेंगे तरल व ठोस बुद्धि का
सिद्धांत। तरल और ठोस बुद्धि के सिद्धांत की बात कर रहे हैं विद्यार्थियों। तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत जो है विद्यार्थियों वो रेमंड बर्नार्ड केटल ने दिया था। प्रवर्तक की बात करें अपन तो प्रवर्तक कौन है? आर बी केटल। आर बी केटल का पूरा नाम है रेमंड बर्नार्ड। रेमंड बर्नार्ड केटल जो है, केटल याद रखना आप, रेमंड बर्नार्ड केटल ने दिया था। याद कैसे रखेंगे? देखो केटल का मतलब क्या होता है? केटल का मतलब होता है विद्यार्थियों मवेशी। मवेशी कह दीजिए या पशु कह दीजिए, है ना। केटल का मतलब मवेशी होता है। और मवेशी क्या करते हैं? देखो मवेशियों का शरीर कैसा होता है? ठोस होता है और देते क्या है? तरल यानी दूध देते हैं। ऐसे याद रखना आप। मवेशी यानी पशु, केटल, केटल मतलब होता है मवेशी, पशु। तो पशुओं का शरीर कैसा होता है? ठोस होता है, बहुत मजबूत होता है, ठोस होता है और देते क्या है? वो दूध देते हैं, तरल देते हैं हमें, उनसे हमें प्राप्त होता है। तो तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसका दिया हुआ है? आर बी केटल का दिया हुआ है। चलिए ये बात क्या करते हैं, सीधी सीधी बात करते हैं अपन, ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे इसको, ज़्यादा है भी नहीं लंबी चौड़ी बात। ये देखिए, ये कहते हैं कि तरल बुद्धि जो है विद्यार्थियों, तरल बुद्धि वंशक्रम से प्राप्त होती है, वंशक्रम से प्राप्त होती है। यानी कि मनुष्य में जन्म से जो बुद्धि उसे मिलती है, जन्मजात जो बुद्धि उसे मिलती है विद्यार्थियों, वो कौन सी बुद्धि होती है? वो आपके तरल बुद्धि होती है। ठोस बुद्धि की बात करें तो ठोस बुद्धि के बारे में ये कहते हैं कि ठोस बुद्धि जो है वो वातावरण से प्राप्त होती है। ठोस बुद्धि जो है वातावरण जनित, ठोस बुद्धि जो है वातावरण जनित व अर्जित होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठोस बुद्धि जो है वो वातावरण जनित व अर्जित होती है। ठीक है, ये मुख्य बात है। तरल बुद्धि तो कैसी होती है? वंशक्रम से प्राप्त होती है, जन्म के समय मनुष्य को प्राप्त होती है, अर्थात जी फैक्टर, जी फैक्टर कह सकते हैं, जी फैक्टर कह सकते हो आप इसको, यानी कि जनरल फैक्टर। जनरल फैक्टर हमने पढ़ा था ना स्पीरमैन का जनरल फैक्टर, तो आप इसको जी फैक्टर कह सकते हो। यानी वंशक्रम से जो हमें मिल रहा है वो क्या है? सामान्य कारक है। और ठोस बुद्धि क्या होती है? वातावरण से जनित होती है। यानी कि वातावरण में रह करके मनुष्य जो है बहुत सी चीजें सीखता है, नई नई चीजें सीखता है। कोई डांसिंग करना सीखता है, कोई कोई सिंगिंग करना सीखता है, कोई टीचिंग करना सीखता है, कोई डॉक्टरी करता है, कोई वकालत करता है। तो ये सब क्या? ये वातावरण से जनित है। यानी कि स्पीरमैन के ये जो है विद्यार्थियों, अर्थात इसमें भी आप लिख लेना, अर्थात हम एस फैक्टर कह सकते हैं, एस फैक्टर कह सकते हैं। वातावरण से जो प्राप्त हो रही है उसको क्या कह सकते हो आप? एस फैक्टर इसको आप कह सकते हो। ठीक है, तो जीवन में सफलता के लिए जो है विद्यार्थियों केटल कहते हैं, केटल के अनुसार, केटल के अनुसार जीवन में सफलता किससे प्राप्त होगी? बताओ आप। इससे तरल बुद्धि से प्राप्त होगी, ठोस बुद्धि से प्राप्त होगी? बिल्कुल सही जवाब है, ठोस बुद्धि से ही प्राप्त होगी। यानी केटल के अनुसार जीवन में सफलता जो है, जीवन में सफलता के लिए जिम्मेदार, जीवन में सफलता के लिए जिम्मेदार जो होती है, जीवन में सफलता के लिए जिम्मेवार कौन सी बुद्धि होती है? ठोस बुद्धि होती है, ठोस बुद्धि होती है। ठीक है, ये लीजिए। तो ये विद्यार्थियों आर बी केटल का सिद्धांत था। आई होप आप समझ गए हैं अच्छे से। ठीक है, जीवन में सफलता के लिए कौन सी बुद्धि जिम्मेदार होती है? ठोस बुद्धि जिम्मेदार होती है। यानी वातावरण में रहकर के व्यक्ति जो कुछ सीखता है उसी के अनुसार जो है वो आगे अग्रसर होता है, आगे बढ़ता है और उसका एक तरह से विकास होता है। ठीक है ना। और केटल ये भी कहते हैं कि बुद्धि जो है वो वातावरण और वंशानुक्रम का फल है। तो ये भी बात लिख ही लो आप। केटल के अनुसार, केटल के अनुसार बुद्धि, केटल के अनुसार बुद्धि वंशक्रम और वातावरण, वंशक्रम व वातावरण का गुणनफल है, गुणनफल है। ठीक है, यानी कि वंशक्रम और वातावरण दोनों मिलेंगे तभी क्या होगा? बुद्धि जो है अच्छे से क्या हो पाएगी विद्यार्थियों? डेवलप हो पाएगी। ठीक है, चलिए। तो आई होप आप अच्छे समझ गए हैं। दो तीन सिद्धांतों का अपन ने जिक्र किया है। क्रमिक बुद्धि का सिद्धांत अपन ने पढ़ा, साथ ही त्रिआयामी सिद्धांत पढ़ा है और तीसरा तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत अपन ने पढ़ा है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के अंदर और बुद्धि के सिद्धांतों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।